गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे बात किया था, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, 5 और 10 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे। ठीक है, बिना देर किए हुए सारे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा कहां से रहेगा बेटा? डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से। कहां से रहेगा? डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से रहेगा, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस डी और एफ ब्लॉक में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देख रखा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4- is +7, indicating the all electron paired in Mn, but MnO is colored. This is due to ये जो MnO4- होता है वो colored होता है, क्यों? ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखा है नन ऑफ दीज, बोथ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन एंड चार्ज ट्रांसफर, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है चार्ज ट्रांसफर। तो यहां पे जो हमारा सही ऑप्शन है, सही आंसर है, वो हमारा कौन सा है? चार्ज ट्रांसफर। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ये आपका जो है फुलफिल्ड होने के बाद भी आपका जो है ये आपका क्या होता है? कलर्ड होता है MnO। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, इन डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 चेंजेस टू MnO4 जो है MnO4- के MnO4- जो है किसमें चेंज हो रहा होता है? MnO4 में, MnO2 में, Mn2O3 में या MnO में? तो यहां बिल्कुल सही जवाब है, किसमें चेंज हो रहा होता है? MnO4- MnO2 में चेंज हो रहा होता है। कब? जब हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कौन सा होगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। तो उसमें वो किसमें चेंज हो रहा होगा? MnO2 में चेंज हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zr एंड HF यानी जर्कोमियम और हॉफमियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। क्या कारण है, क्या रीजन है कि इसकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो आपकी क्या होती है? सेम होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। बोथ बिलोंग टू द सेम ट्रांजिशन सीरीज, ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप या ऑफ एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे जो हमारा सही जवाब है वो आप सभी को पता है कि सर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोथ हैव सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच इज वाइडली यूज्ड एज अ व्हाइट पिगमेंट इज। व्हाइट पिगमेंट के रूप में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, PHCO3 या CaCO3। तो याद रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड जो है वो व्हाइट पिगमेंट की तरह यूज किया जा रहा होता है। कौन? जिंक ऑक्साइड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये याद रखने वाला चैप्टर है तो इसमें आपको चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निकिल 2+ Ni2+ ट्रेस कैन बी टेस्टेड यूजिंग। कैसे पता करेंगे इसका? भाई डाइमेथिल ग्लाइसिन, पोटेशियम फेरोसाइनेट से, अमोनियम सल्फोसाइनाइड से या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। इन चारों में से किसके टेस्ट से पता चलता है कि निकिल 2+ है? तो याद रखिएगा डाइमेथिल ग्लाइकोक्सिम से। किससे? डाइमेथिल ग्लाइकोक्सिम से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड इज सॉल्युबल इन एक्वारेजा। एक्वारेजा में कौन सा सल्फाइड जो है वो सॉल्युबल है? जिंक का सल्फाइड, मरकरी का सल्फाइड, कैडमियम का सल्फाइड या जिंक और मरकरी दोनों के सल्फाइड? किसके सल्फाइड जो है आपके एक्वारेजा में सॉल्युबल होते हैं? तो याद रखिएगा मरकरी का जो सल्फाइड होता है वो आपका क्या होता है? सॉल्युबल होता है एक्वारेजा में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, among the following which bivalent ion
of the first transition series shows maximum magnetic moment. किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा? CO2 प्लस Ni2 प्लस Mn2 प्लस या Fe2 प्लस, इसमें से किसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा? तो आप जानते हो सर किसका होगा? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो Mn2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा आ रहे होंगे, दैट्स व्हाई इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज। यहां पे आपके कुछ ट्रांजिशन मेटल्स दे रखे हैं, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? Hg का, Se का, Cr का या W का? तो याद रखिएगा जो टंगस्टन है यानी W जो है, W का इन चारों में मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इन चारों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन शो कर रहा होगा? W यानी टंगस्टन शो कर रहा होगा। नेक्स्ट, which of the following is not considered a transition metal? कौन सा ट्रांजिशन मेटल की तरह कंसीडर नहीं होता है? तो आपको मालूम है कि सर जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल की तरह कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो d ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो या आयनिक स्टेट में हो, वहां पे आपका जो d ऑर्बिटल होगा वो फिल्ड होगा, इसलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। रखा उसी में जाता है लेकिन वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? आयरन का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा? आप जानते हो कि ये वेरिएबल शो करता है, तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? +1 +3 0 या +2? तो याद रखना है कि जो सर आयरन का +3 वाला होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब आयरन की आप बात करते हो तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Ar 3d6 4s2 होता है। तो जब आयरन आपका बेटा Fe2+ में जा रहा होता है तो इस केस में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो हो जाता है Ar 3d6, और वहीं जब आयरन 3+ में जा रहा होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका क्या होता है? 3d5, और 3d5 होने की वजह से ये हाफ फील्ड होगा, और आप जानते हो कि जो कंपाउंड हाफ फील्ड होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। जो हाफ फील्ड होता है वो आपका क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे +3 वाला जो होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपके थे डी और एफ ब्लॉक के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बाकी आप कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे बात करें तो सबसे पहला एमसीक्यू जैसा कि आप देख रहे हो, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज एग्जिबिट बाय CONH3 SO4Br एंड CONH3 5Br SO4 is। यहां पर भी 5 लगा लेंगे, ठीक है, यहां पर भी आपका क्या रहेगा? 5 रहेगा, 5। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका काउंटर आयन है और ये जो लिगेंड है ये आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है बेटा? ये आपका सर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। कौन सा दिखा रहा है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। बाकी जितने आइसोमेरिज्म है सब पे आपको फोकस करना है, सबको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6 इज। K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सर मुझे याद है, मैं बिना सोचे लिखूंगा कि +2। नहीं तो आप यहां पे निकाल सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हमको आयरन का निकालना है किसमें? K4FeCN6 में। K4FeCN6 में हमको निकालना है आयरन का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पोटेशियम का निकालने हैं तो 4 × 1, क्योंकि पोटेशियम का होता है 1, प्लस जिसका निकालना है उसको x कंसीडर करते हैं, प्लस साइनाइड का होता है -1, और कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। चार्ज कुछ नहीं है तो इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग? 0 रखेंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा 4 + x - 6 = 0। तो यहां से x = आपका कितना आ जाएगा? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे K4FeCN6 में कितना होता है? +2 होता है। निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कब? जब आप प्रैक्टिस मोड में रहोगे तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोमर्स C6H53P2PD SCN2 and C6H53P2PD NCS2 shows किस टाइप का आइसोमर्स ये दोनों कंपाउंड शो कर रहे हैं। तो आप यहां पर देखो, ये जो लिगेंड दिख रहा है आपको, ये कौन सा लिगेंड है बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। और आप जानते हो कि जब एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या काम करता है? ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहा होता है। कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहा होता है। तो जहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म है उस पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग में द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस सेंट्रल एटम करस्पॉन्ड टू इट्स। सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? तो याद रखेंगे, चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है या कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। किसके अकॉर्डिंग? वार्नर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटा साइनोनाइट्रो सल्फेट सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड। इसको और किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम सल्फोसाइनाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या सोडियम कोबलेट नाइट्रेट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जा रहा होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag इन टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट में जो Ag होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2 होता है, 0 होता है, +1 होता है या +1.5 होता है? तो सर हमको याद है कि जो टॉलेंस रिएजेंट में Ag होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि ये याद करने वाले ही चैप्टर है। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको टॉपिक्स याद रहेंगे, आप आंसर तुरंत टिक करोगे और एमसीक्यूज में नंबर आप यहां से गेन कर रहे होंगे। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOCO4 इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम समझ लोगे कि यहां पर जैसे ही बात आता है तो यहां पर आपका -1 +1 -3 +3 दे रखा है, किस पे हमको टिक करना है? तो आपको निकालना होगा। तो K का कितना होता है? +1। निकालना किसका है? कोबाल्ट का, तो X। और यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और पूरा 0, यानी यहां से X = कितना आ जाएगा? -1। ये एक्सेप्शनल है, ये बात याद रखिएगा। जहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होता है, यानी यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना दिखा रहा होगा बेटा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें से किसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी? ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इसमें से किसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड का, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट का। ये जो क्वेश्चन है आपका कि किसकी बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है ये क्या है? होमवर्क है। ये होमवर्क है आपके लिए, ये आप कमेंट करके बताओगे कि किसकी ज्योमेट्री जो है आपका बाइपिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसकी ज्योमेट्री होगी, ये आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट, द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड CuNH3 का होल ट्वाइस इज। इसका करेक्ट नेम क्या है? ऑप्शन दे रखा है कॉपर अमोनियम नाइट्रेट, टेट्रा अमोनियम कॉपर फर्स्ट नाइट्रेट, टेट्रा अमोनियम कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, टेट्रा अमोनियम कॉपर सेकेंड डाई नाइट्रेट। तो यहां पे 4 है तो टेट्रा एमिनो तो होगा, तो टेट्राएमीन इन 2 ऑप्शन में दे रखा है, नहीं सॉरी 3 ऑप्शन में दे रखा है, पहला वाला नहीं होना है। टेट्राएमीन
कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो NO3 पे -1 होता है तो 2 होगा, तो 2 वाला, ये दोनों सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अब बाहर चाहे 2 लगा हो, 3 लगा हो, 4 लगा हो, वहां पे हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं कर रहे होते, IUPAC में आप जानते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। ठीक है, डाई नाइट्रेट नहीं, यहां पे 2 लगा हुआ है तो उस पर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इन्वॉल्व D2sp3 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन दिखा रहा होगा, CrNH3 6 FeCN6 3 CONH3 3 COF6 3 इसमें से कौन सा D2sp3 दिखा रहा है, तो याद रखेंगे FeCN6 3 FeCN6 3 जो है वो आपका कौन दिखाएगा, D2sp3 दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो। तो Fe का यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 3+ का, और 3+ में Fe क्या हो जाता है बेटा, Ar3D5, यानी D के पास कितने हो गए, 5 ऑर्बिट, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, ये S और फिर यहां पे P बना क्या रहा है, FeCN6 3 FeCN6 3 और FeCN6 3 में साइनाइड आ रहा है, तो आप जानते हो साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 2 3 4 1 5, ये खाली, ये खाली और ये खाली। कितने लिगेंड्स आ रहे हैं सर, 6 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 D हुआ, 1 S हुआ और 3 P हुआ। तो यहां से ये मिला के आपका क्या बना लेगा, D2sp3। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका दिखा रहा है, इसका। बाकी तीनों का क्या दिखा रहा है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, बाकी तीनों का क्या दिखा रहा है वो आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल से इंपॉर्टेंट MCQ पे। बायोमोलिक्यूल से जो इंपॉर्टेंट MCQ है उस पे बात करते हैं। याद रखने वाला चैप्टर है, इसलिए आपको याद रहेगा, आप तुरंत टिक मारोगे। पहला क्वेश्चन है, डैश आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5th and 3rd कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज सुगर। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से कौन जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखिएगा, जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो जुड़ रहे होते हैं 5th और 3 कार्बन पे। कौन, न्यूक्लियोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो रहा होता है बेटा, तो विटामिन ए की कमी से। ये आपको याद रहेगा, बिना सोचे आप टिक मार के आओगे, सर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जिम इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग द ग्लूकोज विथ। ऑक्जिम किससे बनता है, इन चारों में से। ग्लूकोज का रिएक्शन वाटर के साथ करा के, नाइट्रिक एसिड के साथ करा के, ब्रोमीन के साथ करा के, या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा के। तो याद रखिएगा सर, जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं ग्लूकोज का रिएक्शन, तो वो आपका क्या बना लेता है, ऑक्जिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्जिन बना लेता है। ठीक है, रिएक्शन कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, C≡OH C≡OH CHOH 4 times CH2OH। किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सी एमीन। रिएक्शन कराएंगे, आपका क्या बन जाएगा, CH≡NOH CHOH 4 times और CH2OH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑक्जिम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जिम। तो किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। बाकी और सबके साथ क्या होता है वो भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट, ज्विटर आयन फॉर्म एमिनो एसिड बिहेव लाइक। जो ज्विटर आयन बनता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कैटायन, एनायन, डाइपोलर आयन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ज्विटर आयन में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइपोलर आयन की तरह। किसकी तरह, डाइपोलर आयन की तरह, ना ही कैटायन की तरह, ना ही एनायन की तरह। नेक्स्ट, एटीपी क्या है,
एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या साइटोसिन? तो एटीपी क्या होता है सर? एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। याद रखने वाले हैं बेटा, इसीलिए इनको हम लोग रैपिड फायर में यानी जल्दी जल्दी में इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग शुगर आर ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल ऑफ दीज, दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस द टोलुइन रिएजेंट, दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, रिड्यूसिंग शुगर कौन है? तो सभी हैं, ऑल ऑफ दीज, जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं सभी आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसमें ऑल ऑफ दीज वाला जो है मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट विच टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा और जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। तो यहां पे ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन किससे मिलके बनता है? बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। तो याद रखेंगे किससे? अल्फा एमिनो एसिड। किससे मिलके बना होता है? अल्फा एमिनो एसिड से। नेक्स्ट, द साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज इज कॉल्ड, फ्रक्टोज के साइक्लिक फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं। नाम याद रहेगा, बिना सोचे आप लोग टिक करोगे। फ्यूरॉन का पायरन, ट्यूरन, पायरेनोज, तो याद रखेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्या कहते हैं? फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं किसको? साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी कंटेन प्रिमली, हनी क्या कंटेन रखता है? फैट, मिनरल्स, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? हनी में क्या पाया जाता है? तो सर हनी में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा होता है। क्या पाया जा रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, द शुगर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए इज, जो डीएनए में शुगर पाया जाता है वो क्या होता है? डी राइबोज होता है, डी राइबोज होता है, D2 डीऑक्सी राइबोज होता है, डी ग्लूकोज होता है या डी लैक्टोज होता है? तो आप जानते हो डीएनए में आपको क्या कहते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो D2 डीऑक्सी राइबोज होता है। क्या होता है? D2 डीऑक्सी राइबोज होता है। क्लियर है? ये जो 30 एमसीक्यू है आपको बेटा इनको एकदम नोट कर लेने हैं, नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना है और साथ ही साथ वो जो 3 और चैप्टर के एमसीक्यू आपको दिए गए हैं उसको भी आपको नोट कर लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं उसको भी देख के नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।